बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, चीज़ वस्कुलर पैथोलॉजी। तो इसमें जो आज हम मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वस्कुलाइटिस। इस टॉपिक को हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, फिर इसकी जो तीन मेन टाइप्स हैं, लार्ज वेसल वस्कुलाइटिस, मीडियम वेसल वस्कुलाइटिस और स्मॉल वेसल वस्कुलाइटिस, इन्हें और इनकी जो फर्दर टाइप्स हैं हम सबको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वस्कुलाइटिस होता क्या है। वस्कुलाइटिस बेसिकली होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल्स वॉल। अच्छा, अब वेसल वाल की तरफ आती है कि वेसल वाल जो है वो कितनी होती है। जो आर्टरी होती है इसकी जो वेसल है वो 3 लेयर से बनी होती है। सबसे जो अंदर वाली लेयर है उसे कहते हैं एंटीमा। अच्छा, एंटीमा विच इज़ एंडोथीलियल लेयर। फिर जो दरमियान वाली है उसे कहते हैं मीडिया विच इज़ मेड ऑफ स्मूथ मसल। और जो थर्ड लेयर है वो है एडवेंटिशिया, वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये तो होगी जो लेयर्स है उसकी वेसल की। इनकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं वस्कुलाइटिस। अच्छा, वस्कुलाइटिस का जो काज है वो अननोन है, लेकिन इतना ये कंफर्म है कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती। इन्फ्लामेशन का जो कॉज है कोई और भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, कोई डिजीज़ हो सकती है, लेकिन वो इन्फेक्शन वगैरह नहीं होती जो वस्कुलाइटिस का कॉज है। अब इसके आते हैं क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। क्लिनिकल फीचर एक तो इसके कुछ कॉमन कुछ नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर हैं जो कि इन्फ्लामेशन के होता है, क्योंकि इसके अंदर हो रही है इन्फ्लामेशन। तो जो इन्फ्लामेशन के नॉन स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिनमें आ जाते हैं फीवर हो गया, वेट लॉस हो गया, फैटीग और माइल्जिया वगैरह हो गया, वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी प्रेजेंट होंगे। प्लस इसके साथ साथ जो मेन फीचर्स होंगे, जो स्पेसिफिक फीचर्स होंगे, वो बेसिकली डिपेंड करेंगे जो कौन सी ब्लड वेसल है उसकी इन्फ्लामेशन हुई है, यानी कि कौन सी जो हमें मोर स्पेसिफिकली कहें कि कौन सा ऑर्गन है उसकी वेसल जो है वो उसको उसमें कोई प्रॉब्लम आई हुई है जिसकी वजह से वो जो ऑर्गन है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। तो जो ऑर्गन काम नहीं करेगा, जिस ऑर्गन का स्टीमा होगा, उस पर डिपेंड करेंगे इसके जो सिम्टम्स है। अच्छा, फिर इसके बाद इसके आती हैं टाइप्स पे। टाइप्स बेसिकली डिपेंड करती हैं वेसल के साइज़ पे। अच्छा, जो लार्ज वेसल है उसको कैटेगराइज किया गया है लार्ज वेसल वस्कुलाइटिस में, जिनमें आ जाती हैं अयोर्टा, और इसकी जो मेन ब्रांचेज हैं वो आ जाती हैं लार्ज वेसल वस्कुलाइटिस के अंदर। फिर इसके बाद आता है मीडियम वेसल वस्कुलाइटिस, उसके अंदर आ जाती हैं जो मस्कुलर ब्रांचेज है, जो मस्कुलर ब्रांचेज है जो कि सप्लाई करती है डिफरेंट ऑर्गन्स को डायरेक्टली। अच्छा, फिर इसके बाद आता है स्मॉल वेसल वस्कुलाइटिस, उसके अंदर आ जाती हैं आर्टरियोल्स वगैरह आ जाती हैं और वेन्यूल्स प्लस कैपिलरीज वगैरह आ जाती हैं। तो ये जो इस तरह के जो वेसल है वो शामिल है इनके अंदर। अब जो भी इसकी जो कैटेगरीज हैं उन्हें हम डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लार्ज वेसल वस्कुलाइटिस को। अच्छा, अब जितनी भी जो हमने पढ़नी है लार्ज वेसल वस्कुलाइटिस की कैटेगरीज आ जाएँ, या फिर मीडियम की या स्मॉल वेसल वस्कुलाइटिस की, हमने क्या करना है, हमने इन सब के बारे में 4 to 5 मेन पॉइंट्स हमने देखनी है। ठीक है, हम सबको एक टेबल की शेप में कंपैरिजन करके इनको स्टडी करते जाएंगे। अच्छा, लार्ज वेसल वस्कुलाइटिस के अंदर कौन कौन सी जो डिसऑर्डर्स हैं वो आती हैं, इनमें से एक है टेम्पोरल वस्कुलाइटिस। पहली जो बीमारी हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है टेम्पोरल वस्कुलाइटिस। अच्छा, अब टेम्पोरल वस्कुलाइटिस हमने क्या क्या चीज़ें हमने 4 से 5 मेन चीज़ें हार्ट डिजीज़ के बारे में हमने स्टडी करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से हम उनका कंपैरिजन करते जाएंगे। टेम्पोरल वस्कुलाइटिस के अंदर सबसे पहले हमने याद करना है कि याद रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर क्या होती है, ग्रेन्युलोमेटस वस्कुलाइटिस ऑफ कैरोटिड आर्टरीज एंड इट्स ब्रांचेज। अच्छा, अब ग्रेन्युलोमेटस वस्कुलाइटिस क्या है। वस्कुलाइटिस का मतलब ग्रेन्युलोमेटस वस्कुलाइटिस का मतलब है ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल। अब ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन क्या है, ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन की एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसके अंदर क्या बनती है, ग्रेन्युलोमास बनती हैं। अच्छा, अब ग्रेन्युलोमास क्या होती हैं, ग्रेन्युलोमास के अंदर स्पेशल कलेक्शन होती है जो उसका जो कोर एरिया वो स्पेशलाइज्ड माइक्रोफेजी सेल जिसे एपिथेलियल हिस्टोसाइट्स कहते हैं उनसे होती है, यानी कि दरमियान में एपिथेलियल हिस्टोसाइट्स सराउंडिंग में आ जाती हैं डिफरेंट जॉइंट सेल, और इन सब के ऊपर आ जाती है एक रिम लाइक लेयर ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोमा बेसिकली कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल ही होती हैं। तो टेम्पोरल वस्कुलाइटिस के अंदर क्या होनी है, ग्रेन्युलोमेटस वस्कुलाइटिस ऑफ कैरोटिड आर्टरीज एंड इट्स ब्रांचेस। कैरोटिड आर्टरीज जो है वो डायरेक्ट ओरिजिनेट करती हैं आर्च ऑफ अयोर्टा से। अच्छा, एक पॉइंट ये हो गया।
दूसरा पॉइंट वो जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो टेम्पोरल वस्कुलाइटिस है ये यूजुअली ग्रेटर दैन 50 ईयर्स ओल्ड पीपल के में होती है और स्पेशली फीमेल्स के अंदर होती है। स्पेशली किन के अंदर होती है? फीमेल्स के अंदर होती है। तीसरी बात जो हमें याद रखनी है वो उसके क्लिनिकल फीचर्स। अब इसके क्लिनिकल फीचर देखते हैं। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में इसका आता है हेडिक। हेडिक तब होगा जब ये इन्वॉल्व करेगा टेम्पोरल आर्टरी। जब टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व होगी तो क्या होगा? हेडिक। टेम्पोरल आर्टरी कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ही ब्रांच ही है। अच्छा, टेम्पोरल आर्टरी सप्लाई करती है टेम्पोरलिस मसल को सप्लाई करती है, इसके अलावा स्काल्प को सप्लाई वगैरह करती है। अच्छा, तो इसका एक फीचर क्या आ गया? हेडिक आ गया। अच्छा, हेडिक के अलावा जो उसके क्लिनिकल फीचर है उसमें आता है जॉ अक्लूजन, जॉ क्लॉडिकेशन। इसका मतलब ये है कि हमें जॉ ओपनिंग एंड जॉ जो क्लोजिंग है उसके अंदर डिफ़िकल्टी पेश आती है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है विजन के अंदर प्रॉब्लम। विजन में प्रॉब्लम तब आएगी जब ये इन्वॉल्व करेगी ऑफ्थाल्मिक आर्टरी। अच्छा, ऑफ्थाल्मिक आर्टरी का बताया था, ऑफ्थाल्मिक आर्टरी की जो ब्रांच है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी वो सप्लाई करती है रेटिना को। जब वो अक्लूड हो जाएगी तो क्या होगा? आई को सप्लाई, ब्लड की सप्लाई जो कट ऑफ हो जाएगी जिसकी वजह से विजन का प्रॉब्लम होगा। और अगर ये ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके अलावा आता है मसल एंड जॉइंट पेन, मसल एंड जॉइंट पेन। अच्छा, तो ये इसके मेन क्लिनिकल फीचर्स आ गए, हेडेक, जॉ क्लॉडिकेशन, विजन प्रॉब्लम आ गया, मसल एंड जॉइंट पेन। फिर इसका आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वो क्यों देते हैं? क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेशन भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, तो वो इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करेंगे। फिर इसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है उसके अंदर हमने हर जो भी डिजीज़ है उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक अगर कुछ स्पेशल पॉइंट वगैरह अगर बुक में मेंशन किया गया तो वो हम देखेंगे। तो इसके अंदर उन्होंने यही मेंशन किया कि जब हम इस टेम्पोरल वस्कुलाइटिस वाली जो वेसल है इसकी हम करेंगे बायोप्सी, तो हम उस बायोप्सी पे ये जो ग्रेनुलोमास बने हुए हैं वो हम देख सकते हैं। मोर प्रिसाइजली हम कह सकते हैं कि हम ये क्या हमें नज़र आएगी इन्फ्लेम्ड वेसल नज़र आएगी उसमें। इसके अलावा हमें जॉइंट सेल नज़र आ जाएंगे। तो और सम टाइम क्या होती है इस वेसल की जो एंटीमा लेयर है उसकी क्या होती है? फाइब्रोसिस वगैरह भी होती है। ये हो गया टेम्पोरल वस्कुलाइटिस। फिर इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है उसकी तरफ आते हैं हम, विच इज़ टाकियासु डिजीज़। अच्छा, अब टाकियासु डिजीज़ के बारे में हमें 4 से 5 पॉइंट हमने देखनी है। पहली बात ये है इसके अंदर भी क्या होती है? ग्रैन्युलोमेटस वस्कुलाइटिस की होती है। ग्रैन्युलोमेटस वस्कुलाइटिस होगी, लेकिन जो वेसल इन्वॉल्व है वो डिफरेंट होगी। इसमें जो वेसल इन्वॉल्व है वो होती है अयोटिक आर्च। अयोटिक आर्च से जो ब्रांचेस वगैरह ओरिजिनेट कर रही हैं वो अयोटिक आर्च से डायरेक्टली अयोटिक आर्च उसकी ब्रांचेस इन्वॉल्व होती है टाकियासु डिजीज़ के अंदर। अच्छा, एक ये डिफरेंस आ गया। अब दूसरा जो डिफरेंस आने वाला है वो ये है कि इसके अंदर जो एज इन्वॉल्व है वो मोस्टली पीपल लेस दैन 50 ईयर्स ओल्ड होते हैं। और स्पेशली इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर भी होती फीमेल है, लेकिन ये स्पेशली एशियन फीमेल है उनके अंदर ये कॉमन है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। क्लिनिकल फीचर्स इसके बेसिकली डिपेंड इस बात पर करते हैं कि टाकियासु जो डिजीज़ है उसके अंदर क्या होता है, ये समटाइम थ्रोम्बोसिस की तरफ लीड कर जाती है। किस तरीके से? क्योंकि टाकियासु डिजीज़ के अंदर क्या हो रही है? इन्फ्लामेशन हो रही है। इन्फ्लामेशन की वजह से जो वेसल वॉल एंडोथेलियल लेयर क्या हो जाएगी? डैमेज हो सकती है। जब जो डैमेज एंडोथेलियल लाइनिंग है वो प्रमोट करती है कोगुलेशन वगैरह को। फिर इसके अलावा जो कोगुलेशन फैक्टर जो प्लेटलेट्स वगैरह एक्टिवेट होंगे तो उसके नतीजे में कोगुलेशन हो जाएगी, क्लॉट बन जाएगा जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या होगा? थ्रोम्बोसिस की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, सब ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारी जो इवन जो पल्स है वो हम नॉर्मल पल्स वो हम फील नहीं कर सकते, इसलिए इसे पल्स लेस डिजीज़ भी कहते हैं। अच्छा, पल्स लेस डिजीज़ इसे कहते हैं, वो उसकी वजह से उसके जो बैकग्राउंड क्या है वो पल्स लेस क्यों होती है वो आपको सारा बता दिया। अच्छा, फिर इसके बाद जो उसके और फीचर्स हैं वो हम देखते हैं कि इसमें विजुअल एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। विजुअल एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वो उसकी भी रीज़न क्या है? क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो गया है। जब आई तक ब्लड फ्लो कम होगा
अगर रेटिनल आर्टरी अक्लूड कर गई तो विजन प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके अलावा अगर जो CNS है उस तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा तो इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसमें जो मेन जो क्लिनिकल फीचर जो हमने याद रखे हैं वो ये है कि इसके अंदर ये एक पल्सलेस डिजीज़ है, दूसरा इसके अंदर विजन प्रॉब्लम और तीसरा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद आती हैं इसकी जो ट्रीटमेंट वही इसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। अच्छा, तो लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस के अंदर दो ही हमने जो डिसऑर्डर ऑफ स्टडी करने थे, एक टेम्पोरल वास्कुलाइटिस और दूसरा टाकियासु डिजीज, दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं जो मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस है, उसके अंदर हमने 3 डिसऑर्डर हमने स्टडी करना है, जिनमें से पहली है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। अच्छा, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस। जो लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस थी उन दोनों के अंदर क्या हो रही थी? ग्रैन्युलोमेटस वास्कुलाइटिस। फिर इसके बाद आती है मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस, इनके अंदर क्या होगी? नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस। नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस क्या होगा? वास्कुलाइटिस क्या होगा? सिंपली इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन इन्फ्लेमेशन के साथ क्या होगा? जो वेसल वाल है उसकी क्या हो जाएगी? नेक्रोसिस हो जाएगी। जो ब्लड वेसल की वाल है उसके साथ क्या हो रही है? नेक्रोसिस हो रही है। तो इसलिए इसे कहते हैं नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस। अब इसमें आता है पॉलीआर्थराइटिस। नेम से शो कर रहा है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एक ब्लड वेसल इन्वॉल्व नहीं होगी, डिफरेंट ब्लड वेसल इन्वॉल्व होगी। तो इसे कहती है नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस ऑफ मल्टीपल वेसल या मल्टीपल ऑर्गन की जो वेसल है उनकी क्या हो जाएगी? नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस होगी। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं कि ये मोस्टली किन के अंदर होती है? यंग एडल्ट की होती है। फिर इसके बाद आते हैं इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है, क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। क्लिनिकल फीचर्स भी इसके जो थोड़े वाइड होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मल्टीपल वेसल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसके क्लिनिकल मल्टीपल फीचर्स में क्या आती है? स्किन रैश आ सकती है। फिर इसके अलावा हाइपरटेंशन तब होगी जब ये रीनल आर्टरी को इन्वॉल्व करेगी। रीनल आर्टरी को इन्वॉल्व करेगी तो क्या होगा कि जो किडनी है उस तक ब्लड कम पहुंचेगा। जब किडनी तक ब्लड कम पहुंचेगा तो किडनी क्या करती है? किडनी हमारा जो ब्लड प्रेशर है किडनी उसको रेगुलेट करती है। जब किडनी तक ब्लड कम पहुंचेगा तो किडनी समझेगी हमारा ओवरऑल जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हुआ है, और किडनी थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म जिस तरह रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम है, इसके अलावा वेज़ोकंस्ट्रिक्शन वगैरह है, तो इस तरह का डिफरेंट जो मैकेनिज्म उनके थ्रू ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगी। तो ये हाइपरटाइज इस वजह से होती है। फिर इसके अलावा जो एक और दो जो सिम्टम्स है वो आता है एब्डोमिनल पेन विद मेलिना। मेलिना का मतलब क्या है? कि ब्लड इन स्टूल, मेलिना उसको कहते हैं, ब्लड इन स्टूल को। अच्छा, फिर इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो जो मेन 4 फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं क्लिनिकल फीचर्स, वो क्या है? स्किन रैश, हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल पेन विद मेलिना एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं इसके भी ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसके ट्रीटमेंट में भी क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। फिर इसके अलावा हम इसके साथ यूज़ करते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड। उनका भी जो मैकेनिज्म है वो यही है, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड। अच्छा, फिर इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो ये है कि इसके अंदर पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के अंदर जो डिफरेंट लीजन्स बढ़ रहे हैं ब्लड वेसल के अंदर, जब वो वेसल के ऊपर जो लीजन्स हैं वो हील होंगे तो वो उनकी हीलिंग होगी थ्रू फाइब्रोसिस। इस वजह से जो ब्लड वेसल है जब उस पर इस तरह के जो इसको क्या कहते हैं नोड्यूल्स बन जाएंगे, और उनकी जो पीएस है वो होगी लाइक पर्ल इन स्ट्रिंग। तो इस वजह से उन्होंने लिखा है पर्ल इन स्ट्रिंग अपीयरेंस। तो ये होगा पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। जो दूसरी टाइप है मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस की, वो है कावासाकी डिजीज़। अच्छा, कावासाकी डिजीज़ में क्या होना है? वही नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस होनी है, लेकिन इसके अंदर इसने क्या इन्वॉल्व करनी है? जो वेसल है वो होनी है कोरोनरी आर्टरी, जिसने इन्वॉल्व करनी है। अच्छा, फिर इसके बाद एज है, ये यूजली इन्वॉल्व करती है कावासाकी डिजीज़ के अंदर जो एशियन चिल्ड्रन होते हैं, यंग एशियन चिल्ड्रन लाइक लेस दैन 4 ईयर्स, स्पेशली लेस दैन 4 ईयर्स के जो एशियन चिल्ड्रन हैं उनके अंदर ये कॉमन होती है। फिर इसके बाद आते हैं इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसकी तरफ। क्लिनिकल फीचर्स में आ जाती है थ्रोम्बोसिस विद मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड एन्यूरिज्म। अच्छा,
अच्छा, थ्रोम्बोसिस क्या होगा? थ्रोम्बोसिस उसी वजह से होगा क्योंकि ये इन्फ्लामेशन की वजह से जो क्लॉट बन जाएगी उसकी वजह से होगा। फिर थ्रोम्बोसिस की वजह से जब कोरोनरी आर्टरी चूँकि इन्वॉल्व है, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है हार्ट को, जब हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? मायोकार्डियल फंक्शन होती है, और जो एन्यूरिज्म है उसका मतलब क्या होता है? बलून लाइक डायलेशन ऑफ वेसल। वो इसी एक्लूजन की वजह से क्या हो रही है? ब्लड की जो ब्लड वेसल है उनकी क्या हो जाएगी? डायलेशन। तो क्लिनिकल फीचर में अगर थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड एन्यूरिज्म, फिर इसके अलावा कुछ और भी इसके फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। उनमें आ जाती है अरिथमेटस, रैश ऑफ पाम्स एंड सोल आते हैं। फिर इसके अलावा एक दो फीचर है, वो कुछ नॉन स्पेसिफिक फीचर हैं, जिस तरह फीवर आ गया वो भी हो सकता है। फिर इसके अलावा जो सर्विकल लिम्फ नोड्स हैं उनकी एनलार्जमेंट वगैरह हो सकती है। तो ये इसके कॉमन फीचर्स आ गए। फिर इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में क्या आ गया? ट्रीटमेंट में आ जाता है एस्पिरिन। अच्छा, एस्पिरिन क्या करती है? वो ब्लड की जो क्लॉटिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करती है। तो इस तरीके से ये हेल्प करके क्या साकी डिजीज़ के अंदर। फिर इसके अलावा हमें देते हैं इंट्रावस्कुलर इम्यूनोग्लोबिन क्या करेगी? वो जब वो बॉडी के अंदर हो गई तो बॉडी खुद से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है उन्हें कम कर वो प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो इस तरीके से ये इन्फ्लामेशन को सप्रेस करने में हेल्प करेगी। फिर इसके बाद आता है तीसरी जो डिसऑर्डर है वो है बर्गर डिजीज़, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, बर्गर जो है इसके अंदर क्या हो जाएगी? नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस ही होगी, नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस, लेकिन ये नॉर्मली इन्वॉल्व करेगी जो डिजिट्स हैं उनको। नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस के अंदर जो वेसल इन्वॉल्व होंगी वो डिजिट्स वाले एरिया की होंगी। फिर इसके बाद एक तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। फिर इसके बाद आते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। क्लिनिकल फीचर्स में हो गए इसने जो कि इन्वॉल्व करेंगे डिजिट्स की क्या हो जाएगी? अल्सरेशन, दैन हो जाएगी अल्सरेशन के बाद गैंग्रीन बन जाएगी, और एट द एंड जो स्फीयर में जो रिएक्शन है उसके नतीजे में क्या हो जाएगी? ऑटो एम्प्यूटेशंस। अच्छा, अभी अल्सरेशन क्या है? अल्सरेशन बेसिकली होता है जो ब्रेक इन एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ स्किन और म्यूकोसा। तो स्किन और म्यूकोसा की जो लाइनिंग है उसके डैमेज को कहते हैं अल्सरेशन। वो होगी क्यों अल्सरेशन? इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो ब्लड वेसल जो एरिया है उस तक क्या नहीं पहुंच रहा? ब्लड नहीं पहुंच रहा। ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसका मतलब क्या? स्टीमिया हो रहा है। स्टीमिया की वजह से क्या हो जाती है? अल्सरेशन। और फिर इसके अलावा जब O2 नहीं पहुंच रहा तो क्या हो जाएगी? गैंग्रीनस नेक्रोसिस। क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी? गैंग्रीनस नेक्रोसिस हो जाएगी, और जो गैंग्रीन बन जाएंगे। गैंग्रीन एग्जाम्पल करते हैं ममीफाइड टिश्यू के साथ। अच्छा, और जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का हो जाएगा रिएक्शन वगैरह तो उसके बाद क्या हो जाएगी? ऑटो एम्पुटेशन में होता क्या है कि ये हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट है, मतलब ये फिंगर्स वगैरह या जिन पर ये गैंग्रीन्स वगैरह बन रहे हैं वो खुद बहुत ही बॉडी से अलग हो जाती हैं, उसे कहते हैं ऑटो एम्पुटेशन। अच्छा, फिर इसके बाद हमें जो क्लिनिकल फीचर्स है उसके अंदर जो रेनल फिनोमेना है वो भी नज़र आता है। रेनल फिनोमेना क्या होता है कि जो ब्लड वेसल है उनकी जब अक्लूजन होती है तो जो स्किन का कलर है वो चेंज होता है। जिस तरह हमारी जो ब्लड वेसल को हम अक्लूड करें तो क्या होता है? अगर हम पहले वाइट कलर हो जाता है, फिर अगर उसके थोड़ा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर वेसल अक्लूड रहे तो साइनोसिस वाले सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि ब्लू डिस्कलराइजेशन ऑफ स्किन हो जाएगी। जब हमें जो ब्लड वेसल का जब वो अक्लूड नहीं रहेगी तो दोबारा नॉर्मल जो रेड कलर वाली अपीयरेंस है वो हो जाएगी। तो ये होता है रेनल फिनोमेना। फिर इसके बाद ये ट्रीटमेंट में इसका ये है कि जो बर्गर डिजीज़ नॉर्मली एसोसिएटेड होती है स्मोकिंग के साथ, तो इसके ट्रीटमेंट में क्या है? स्मोकिंग सेसेशन। फिर इसके बाद आते हैं स्मॉल वेसल वस्कुलाइटिस के अंदर। स्मॉल वेसल वस्कुलाइटिस में हमने 4 मेन डिसऑर्डर है उन्हें स्टडी करना है। तो इनमें जो पहला है वो है वैगनर ग्रैन्युलोमाटोसिस। वैगनर ग्रैन्युलोमाटोसिस। अच्छा, वैगनर ग्रैन्युलोमाटोसिस में होना ये है कि इसके अंदर होनी है ग्रैन्युलोमेटस नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस, यानी कि ग्रैन्युलोमा भी बनेगी और क्या होगा तो साथ साथ नेक्रोसिस भी होगी। ग्रैन्युलोमेटस नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस इसके अंदर होनी है। अच्छा, अब इसके जो क्लिनिकल फीचर हैं वो इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि कौन कौन से ये एरियाज़ को इन्वॉल्व कर रही है। इसकी ये ग्रैन्युलोमेटस नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस बेसिकली होती है नेजोफेरिंग्स। अच्छा, फिर इसके अलावा लंग्स एंड किडनी, ये जो ऑर्गन है यही मोस्ट कॉमनली इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। दूसरे पॉइंट में एज मोस्टली मिडल एज मैन के अंदर होती है।
मिडल एज्ड मैनिया। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। अच्छा, नेजोफेरेंस क्या होगा, नेजोफ्रेंजियल अल्सरेशन हो सकती है। फिर इसके अलावा साइनोसाइटिस होता है बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरानेजल साइनसेस। हमारे जो स्कल करेजिनस में कुछ साइनसेस मौजूद है, जिस तरह फ्रंटल बोन में होता है फ्रंटल साइनसेस, मैक्सिला बोन में मैक्सिलरी साइनस, इसके अलावा इथमाइडल साइनस होती है, इनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अच्छा, नेजोफ्रेंजियल अल्सरेशन हो गया, साइनोसाइटिस हो गया। फिर इसके अलावा लंग्स जो कि इन्वॉल्व है तो हीमोप्टासिस हो सकती है, कफिंग आउट ऑफ ब्लड में हीमोप्टासिस विद बायलेटरल नोड्यूलर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लंग्स। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक्सरे वगैरह लेंगे तो लंग्स का तो हमें नोड्यूलर टाइप इन्फिल्ट्रेशन नज़र आएंगी लंग्स वाले एरिया में। तो इसका इन इन्फिल्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। फिर इसके अलावा जो किडनी इन्वॉल्व है तो हीमोचूरिया हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरह। ट्रीटमेंट में वही कार्टिकोस्टेरॉइड प्लस साइक्लोफॉस्फामाइड हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अब डिस्कस करना है वो ये है कि इसके अंदर क्या हो जाता है, सी आनका का लेवल इंक्रीज होता है। अब सी आनका बेसिकली क्या है, सी का आनका का मतलब है साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज। अच्छा, अब ये होता क्या है कि इम्यून सिस्टम जो है, जो कि इसका मतलब है एंटी न्यूट्रोफिलिक इम्यून सिस्टम, समटाइम ये इससे इन्फ्लेमेशन के दौरान इम्यून सिस्टम थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है, वो अपने ही न्यूट्रोफिल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो ये जो सी आन का प्रोड्यूस होनी है सीरम के अंदर, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनका वैगनर ग्रैन्युलोमाटोसिस का। अच्छा, तो सी आन का जो लेवल है इंक्रीज होगा, और जो लेवल है बेसिकली ये कोरिलेट करता है डिजीज़ के साथ। जैसे जैसे डिजीज़ ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी उस तरीके से जिसका जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता रहेगा। तो उसके बारे में हमने क्या देखा कि ग्रैन्युलोमेटस नेक्रोटोसिस वस्कुलाइटिस है, नेजोफेरेंस लंग्स और किडनी इन्वॉल्व है, और इसी से रिलेटेड इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं नेजोफेरेंजियल अल्सरेशन, साइनोसाइटिस, हीमोप्टासिस, हीमोचूरिया, और जो इंपॉर्टेंट हमने एंड पे बात की इसके अंदर सी आनका का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके बाद जो दूसरी डिजीज़ उसकी तरफ आती हैं विच इज़ चर्क्स स्ट्रास सिंड्रोम। अच्छा, अब इसके अंदर भी क्या होनी है, इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से हो जानी है ग्रैन्युलोमेटस नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस। अच्छा, नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमेटस वस्कुलाइटिस होगी, लेकिन इसके साथ जो एडिशनल चीज़ हमने याद रखनी है कि इसके साथ होगा क्या, इसमें ईओसिनोफिल्स होती हैं उनकी भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, और ये नॉर्मली वही लंग्स और हार्ट इन्वॉल्व करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्क स्ट्रास सिंड्रोम के बारे में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें क्या होती है, ईओसिनोफिल भी इंक्रीज़ होते हैं। अब ये हमें बात याद है कि इसके अंदर ईओसिनोफिल इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके क्लिनिकल फीचर्स हमें खुद याद हो जाएंगे। ईओसिनोफिल क्या करते हैं, ये बेसिकली जब लंग्स तक रीच करते हैं तो जो डिफरेंट ग्रैन्यूल रिलीज़ करती है, उसके नतीजे में क्या होती है, जो एयर बेस उनकी नर्विंग हो जाती है, और इसी नर्विंग बेस क्या हो जाता है, अस्थमा। अच्छा, इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो यही है, चर्क स्ट्रास सिंड्रोम का आप हॉल मार्क कह सकते हैं, वो क्या है, अस्थमा। फिर इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, जो ब्लड है उसके अंदर ईओसिनोफिल जो है उनका लेवल इंक्रीज़ हुआ होता है। फिर इसके बाद इसके अंदर भी जो लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर जो ब्लड के अंदर जो लेवल इंक्रीज़ होता है वो होता है पी आनका का। पी का मतलब है पेरी न्यूक्लियर। जो सी आनका है, जो सी आनका जो एंटीबॉडीज़ है वो क्या करती है, वो जो न्यूट्रोफिल है उनके साइटोप्लाज्म को टारगेट करती है, जबकि जो बी आनका वाली हैं जो वो पेरी न्यूक्लियर रीजन ऑफ न्यूट्रोफिल को टारगेट करती हैं। तो चर्क स्ट्रास सिंड्रोम के अंदर जो है पी आनका का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि वैगनर ग्रैन्युलोमाटोसिस के अंदर सी आनका का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके बाद थर्ड जो डिसऑर्डर है उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस। माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस जो है वो रिलेट करता है किसके साथ, वैगनर ग्रैन्युलोमाटोसिस के साथ, लेकिन कुछ डिफरेंस है, हमें उन्हीं डिफरेंस की तरफ उन्हीं पे फोकस करते हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस हो रही है, ग्रैन्युलोमेटस नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस नहीं हो रही। फिर इसके बाद इसके अंदर जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगी वो हो गया नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमेटस वस्कुलाइटिस ऑफ लंग्स होगी और किडनी होगी।
क्या चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो रही, जो नेज़ोफेरेंक्स है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। क्लिनिकल फीचर जो वैगनर ग्रैन्युलोमाटोसिस से सेम होते हैं, डिफरेंस क्या आ रहा है, एक इसके अंदर ग्रैन्युलोमा नहीं बनेंगे, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर जो नेज़ोफेरेंक्स वाले फीचर आ रहे थे, नेज़ोफेरेंजियल अल्सरेशन और साइनसाइटिस जो है वो शो नहीं होंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर जो पी आता है उनका लेवल जो है उनका इंक्रीज़ होगा। एक थर्ड डिफरेंस ये भी आ गया, इसके अंदर पी आने का लेवल इंक्रीज़ होगा, जबकि वैगनर ग्रैन्युलोमाटोसिस के अंदर जो सी आने उसका लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है। ट्रीटमेंट में वही क्या उसका नाम है, कार्टिकोस्टेरॉइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड्स यूज़ करते हैं। जो लास्ट डिजीज़ हम स्टडी करने जा रही है, जो लास्ट हमारा जो टॉपिक अभी के लिए वो है हैनोक शुनलाइन परप्यूरा। हैनोक शुनलाइन परप्यूरा, अच्छा, इसके नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या बनने है परप्यूरा। सबसे पहले देखते हैं हैनोक शुनलाइन परप्यूरा के अंदर होता यह है कि इसके अंदर जो IgA है, IgA का जो कम्प्लेक्स है वो मल्टीपल टिश्यूज़ या एरिया के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब इसके डिपॉजिट के होने की वजह से इसके क्लिनिकल फीचर होंगे। अब दूसरी बात याद रखने वाली है, इसके इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वास्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन। अच्छा, अब इसके क्लिनिकल फीचर वही नाम से पता चला, इसके अंदर परप्यूरा होगा। परप्यूरा क्या होती हैं, जो स्किन के अंदर जो पर्पल किस्म के जो स्पॉट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं परप्यूरा। वो क्यों होते हैं, क्योंकि अंडरलाइन जो लेयर है उनके अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग हो रही होती है। तो परप्यूरा ऑफ बटक, लोअर लिम्ब, उसके अंदर जो लोअर लिम्ब बटक वाला जो एरिया उसके अंदर जो परप्यूरा है वो बहुत कॉमन होती हैं। फिर इसके बाद आ जाती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन हो सकता है, फिर इसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है, हिमाचूरिया वगैरह हो सकता है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और ट्रीटमेंट वही, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, स्टीरॉइड ही यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये सारे जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इन्हीं बुक से जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, वास्कुलाइटिस वही इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल वॉल, आर्टियल वॉल कंपोज ऑफ 3 लेयर, एंडोथेलियल, एंटीमा, स्मूथ मसल, मीडिया, कनेक्टिव टिश्यू, एडवेंटिशिया। फिर इसकी एटियोलॉजी वही जो काज वो अननोन है, लेकिन ये कम से कम इन्फेक्शियस नहीं होती। इसकी जो एटियोलॉजी वो इन्फेक्शन नहीं होती। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, फीवर, फटीग, वेट लॉस, माइल्जिया इसके अंदर होती हैं। फिर इसके अलावा जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करती हैं ऑर्गन एस्टीमिया के। और डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी, लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस, मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस और स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस। फिर इसके बाद हमने जो स्टडी करनी है वो है लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस, जिसके अंदर हमने पहले जो डिजीज़ है वो स्टडी करनी है टेम्पोरल वास्कुलाइटिस, जिसे हम जॉइंट सेल आर्टराइटिस भी कहते हैं। अच्छा, इसमें फीचर क्या है, इनके अंदर ग्रैन्युलोमेटस वास्कुलाइटिस इन्वॉल्व है और ब्रांचेज ऑफ कैरोटिड आर्टरीज इन्वॉल्व करेगी। मोस्ट कॉमन इन ओल्डर एडल्ट ग्रेटर दैन 50 ईयर और फीमेल को इन्फेक्ट करती है। क्लिनिकल फीचर्स हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, जॉ क्लॉडिकेशन, फ्लू लाइक सिम्टम्स विद जॉइंट एंड मसल पेन, ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज एलिवेटेड। फिर इसके अलावा बायोप्सी में हम ये देख सकते हैं इन्फ्लेम्ड वेसल वॉल, जॉइंट सेल और जॉइंट सेल ये ग्रैनुलोमास भी ऐसे हैं और टीमल फाइब्रोसिस। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट बात मैंने मिस कर दी वो ये है कि इसके अंदर ये जो लीजन्स बन रहे हैं वो जो लीजन्स है वो जो ये सपोज हमारी ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल आ गई, इसमें जो लीजन्स बने हैं वो डिफरेंट काफ़ी फासले पर बनेंगे। तो सेगमेंट्स की एक तो इस वजह से हमने जो बायोप्सी करनी है वो लार्ज सेगमेंट करनी है। हो सकता है हम इस सेगमेंट की बायोप्सी करें, इसके अंदर जो वास्कुलाइटिस जो ग्रैनुलोमास वगैरह है वो शो ही ना हो, तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने लार्ज जो सेगमेंट है उसकी बायोप्सी करनी है। ट्रीटमेंट के अंदर कार्टिकोस्टेरॉइड, हाई रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस विदाउट ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके अंदर जो क्या हो जाएगी, जो रेटिनल आर्टरी है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन हो जाती है। फिर इसके बाद आती है टाकियासु आर्टराइटिस। इसमें भी क्या होती है, ग्रैनुलोमेटस वास्कुलाइटिस, लेकिन ये आयोटिक आर्च एट ब्रांच पार्ट्स इन्वॉल्व करती है और लेस दैन 50 ईयर ओल्ड पीपल के अंदर होती है। इसके अंदर भी क्या है, विजुअल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विद वीक और एब्सेंट पल्स, ये याद रखने वाली बात है। इट इज़ आल्सो इस वजह से हम कहते हैं पल्सलेस डिजीज। ट्रीटमेंट वही कार्टिकोस्टेरॉइड्स। मीडियम वेसल वास्कुलाइटिस में आ जाती है पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा। इसके अंदर क्या नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस हो रही है इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स, लंग्स इसके अंदर कम से कम नहीं इन्वॉल्व होते। क्लिनिकल फीचर जो है फीचर है वो क्या, हाइपर टेंशन जब रीनल आर्टरी इन्वॉल्व करेगी। फिर इसके अलावा एब्डोमिनल पेन विद मेलिना, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस और स्किन लीजन्स। अच्छा, फिर इसके बाद आती है लीजन्स ऑफ वेरियस स्टेज और प्रेजेंट। अर्ली लीजन्स का कंसिस्ट ऑफ ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन विद फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। ट्रांसम्यूरल के मतलब जो होल जो वेसल की जो लेयर है
उन्हें इन्वॉल्व करेगी। फिर इसके अलावा स्प्रिंग ऑफ पर्ल अपीयर्स होगी, वो इस वजह से होगी क्योंकि जो हीलिंग है अभी फाइब्रोसिस हो रही है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल है उसमें जो स्ट्रिंग्स अपीयर होंगे जो फाइब्रोसिस की वजह से होंगे। ट्रीटमेंट इसके कार्टिकोस्टेरॉइड, साइक्लोफॉस्फामाइड एंड फैटल इफ नॉट ट्रीटेड। ताकि फिर इसके बाद आती है कावासाकी डिजीज क्लासिकल इन्फेक्ट एशियन चिल्ड्रन लेस देन 4 year old present with non-specific symptoms like fever, conjunctivitis, erythematous rash, palms and soles and loss cervical lymph node। और इन्वॉल्व करती है, कॉमनली इन्वॉल्व कौन सी होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन विद एन्यूरिज्म रप्चर। ट्रीटमेंट इज एस्पिरिन, इंट्रावास्कुलर, इम्यूनोग्लोबिन, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसका बर्गर दी नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग टीजर्स और टीजर की अल्सरेशन, गैंग्रीन और आर्टरी एम्पुटेशन ऑफ फिंगर एंड टो रेनल फिनोमेना देख सकते हैं। फिर इसके अलावा हाईली एसोसिएटेड विद हैवी स्मोकिंग, ट्रीटमेंट क्या स्मोकिंग सेसेशन। फिर इसके बाद आते हैं स्मॉल वेसल वस्कुलाइटिस के अंदर आती है वैगनर ग्रैनुलोमाटोसिस, इसके अंदर नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमेटस वस्कुलाइटिस होनी है इन्वॉल्विंग नेजोफेरिंक्स, लंग्स और किडनी। ये चीज़ याद रखने वाली है, कौन से आर्गन इन्वॉल्व कर रही है, इसकी बेस पर फीचर्स होंगे। मिडिल एज जो मेल के अंदर कॉमन होती है फीचर्स का साइनोसाइटिस और नेजोफ्रेंजियल अल्सरेशन, हीमोप्टासिस विद बायलैटरल नोड्यूलर लंग इन्फिल्ट्रेशन, हीमाचूरिया। इसके अलावा जो सी आंका का लेवल है वो इनक्रीज हो रहा है एंड इट कोरिलेट विद डिजीज एक्टिविटी। बायोप्सी में रिवील नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमास विद एडजेसेंट नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस। ट्रीटमेंट क्या, साइक्लोफॉस्फामाइड प्लस स्टेरॉइड्स। रिलैप्सेस आर कॉमन, यानी कि ये डिजीज़ जो है वो बार बार हो सकती है। मैक्रोसाइटिक माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस की, इसमें भी क्या हो रही है, नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस हो रही है। इसमें नेक्रोटाइजिंग वस्कुलाइटिस हो रही है इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन स्पेशली लंग्स एंड किडनी। इसके अंदर जो बात करने वाली है कि इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो वो किस जैसी है, वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस के साथ सिमिलर है, लेकिन नेजोफ्रेंजियल जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं, और ग्रैनुलोमा जो है वो भी नहीं इन्वॉल्व। फिर इसके अलावा इसके अंदर पी आंका का लेवल इंक्रीज हो रहा है, सी आंका का लेवल नहीं इंक्रीज हो रहा। इसके बाद चर्क सिंड्रोम, इसके अंदर नेक्रोटाइजिंग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो रही है विद ईओसिनोफिल्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन स्पेशली लंग्स एंड हार्ट। उसके अंदर अस्थमा जो है वो होता है, ये इसका हॉल मार्क है, ये लाजमी याद रखने वाली बात है। पी एन का लेवल इसके में भी इंक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके बाद आते हैं हेनोक्शोनली परप्यूरा, इसके अंदर वस्कुलाइटिस ड्यू टू इम्यूनो कम्प्लेक्स यानी कि IgA कम्प्लेक्स की डिपोजिशन की वजह से हो रहा है, और ये मोस्ट कॉमन वस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन में फीचर्स क्या आती हैं, पाल्पेबल परप्यूरा ऑन बटक, लेग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन, ब्लीडिंग, हिमाचूरिया और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दिस यूजुअली सेल्फ लिमिटेड बट मे रिकर ट्रीटमेंट इज स्टीरॉइड्स। तो उसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्लोज हो गया है।